गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे ग्लैंड चैप्टर पे। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में बाबू एक्सक्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं, ये मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं, इसके बारे में कल हम लोगों ने समझा था। कल हम लोगों ने इसके बारे में समझा था। तो आज हम लोगों को बाबू बात करना है, स्पेशली ग्लैंड की बात करनी है, ग्रंथि की बात करनी है। तो ग्लैंड है क्या ये जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं बाबू। ग्लैंड से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लैंड में ही बाबू हम लोगों को पढ़ना पड़ता है हार्मोन के बारे में। ग्लैंड में ही हम लोगों को पढ़ना पड़ता है बाबू हार्मोन के बारे में। तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो जैसे हम लोग बाबू ग्लैंड पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो अब हम लोगों को सबसे पहले यह जानना होगा बाबू कि जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्लैंड का, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रंथि, तो ये ग्लैंड है क्या, मतलब हम लोग ग्रंथि किसे कहेंगे, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो जब हम लोग बात करते हैं बाबू ग्लैंड का, ग्रंथि का, तो ग्रंथि हम लोग किसे कहेंगे, इस पे फोकस करते हैं। तो हमारे बॉडी में पाया जाने वाला वैसा सेल, हमारे बॉडी में पाया जाने वाला वैसा सेल, वैसा टिश्यू, वैसा ऑर्गन, यानी हमारे शरीर में पाया जाने वाले वैसी कोशिका, वैसा अंग, वैसा ऊतक जिससे कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, सेक्रेशन होता है, वैसे ऑर्गन को, वैसे सेल को, वैसे टिश्यू को हम लोग ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टिश्यू को ग्लैंड कहेंगे, या सेल को ग्लैंड कहेंगे, या ऑर्गन को हम लोग ग्लैंड करेंगे। तो अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू वैसा अंग, वैसा अंग, वैसा अंग, क्लियर, या वैसा कोशिका, या वैसा टिश्यू, टिश्यू यानी बाबू ऊतक। तो वैसा सेल, वैसा ऑर्गन, या वैसा टिश्यू जिससे कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, जिससे कुछ रासायनिक पदार्थों का, कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, ग्लैंड कहलाते हैं, ग्रंथि कहलाते हैं, ग्लैंड कहलाते हैं, ग्रंथि कहलाते हैं। क्लियर? तो अब यह है बाबू कि जैसे हमारे पास कोई टिश्यू है, कोई सेल है जो ग्लैंड के डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, मतलब वैसा कोई ऑर्गन है हमारे बॉडी में, वैसा कोई सेल है हमारे बॉडी में जो इसके डेफिनेशन के डिजायर को पूरा करता है। तो जब ये डेफिनेशन के डिजायर को बाबू पूरा करता है, तो उससे जो केमिकल निकलता होगा, उससे जो रासायनिक पदार्थ निकलता होगा, ये रासायनिक पदार्थ जाते कहां होंगे, ये रासायनिक पदार्थ जाते कहां होंगे। तो ये हम लोगों को अब जानना पड़ेगा कि वैसा सेल, वैसा ऊतक, वैसा टिश्यू जिससे कुछ रासायनिक पदार्थों का सेक्रेशन होता है, रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, उसको हम लोगों ने क्या कहा बाबू यहां पे? तो उसको हम लोगों ने कहा कि वह ग्रंथि है। तो ग्रंथि से कुछ रासायनिक पदार्थ तो निकल रहे हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ तो बन रहे हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ हमारे बॉडी में कहीं जाते होंगे। तो ये रासायनिक पदार्थ बाबू, ये रासायनिक पदार्थ, इसको क्लियर करते हैं, ये रासायनिक पदार्थ कौन सा? तो जो ग्लैंड से रासायनिक पदार्थ बन रहे हैं, ये रासायनिक पदार्थ, ये रासायनिक पदार्थ, ये रासायनिक पदार्थ, ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन या एंजाइम होते हैं, हार्मोन या एंजाइम होते हैं। यानी जो बाबू ग्लैंड से निकल रहा है केमिकल पदार्थ, वह केमिकल पदार्थ है क्या? तो वह या तो एंजाइम है या तो हार्मोन है। यानी एक लाइन में बोले तो इनका नेचर कैसा है बाबू? तो प्रोटीन का नेचर है, क्योंकि जितने एंजाइम होते हैं, जितने हार्मोन होते हैं, ये सबके सब क्या होते हैं? ये सबके सब प्रोटीन होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि जो ग्रंथि से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, वह पदार्थ या तो हार्मोन होता है या तो एंजाइम होता है। अब यह है कि यह हार्मोन और एंजाइम हमारे ग्रंथि में बने, हमारे ग्लैंड में बने, तो ये हमारे ग्लैंड से जाएंगे कहां? मतलब इनको कहीं ना कहीं तो जाना होगा। ऐसा तो नहीं है कि निकले और वहीं पे रह गए, ऐसा तो नहीं है कि निकले और वहीं पे रह गए।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जाएंगे। तो जहां ये जाते हैं उनको टारगेट अंग कहते हैं, उनको लक्ष्य अंग के नाम से जानते हैं। उनको हम लोग टारगेट अंग कहते हैं, लक्ष्य अंग के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे ये एंजाइम या हार्मोन, ये एंजाइम या हार्मोन, ये एंजाइम, ये एंजाइम या हार्मोन, ये एंजाइम या हार्मोन ग्रंथि से, ग्रंथि से स्रावित होकर, ग्रंथि से स्रावित होकर अपने, अपने लक्ष्य अंगों तक जाते हैं, अपने लक्ष्य अंगों तक जाते हैं, अपने लक्ष्य अंगों तक जाते हैं। जैसे यहां पे देख रहे हैं आप लोग कि ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर में बाबू ये जो ग्रंथि है दोनों, ये दोनों ग्रंथि टोपी के आकार का होता है, इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। यहां पे बाबू जो दिख रहा है पत्ते की तरह आकार, इसको बाबू बोलते हैं हम लोग पैंक्रियाज ग्लैंड, इसको अग्नाशय ग्रंथि, इसको बाबू बोलते हैं हम लोग थाइमस ग्रंथि, जो हार्ट के पास होता है, इसको थाइमस ग्रंथि कहते हैं। इसको बाबू हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, और इसको हम लोग बाबू पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो यहां पर रहता है। और इस ग्लैंड को बाबू हम लोग पीनियल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये जैसे आपको पिक्चर में कुछ ग्लैंड दिख रहे हैं, कुछ ग्रंथियां दिख रही है, तो ये ग्रंथि से जो केमिकल सेक्रेट होता है, जो एंजाइम या हार्मोन सेक्रेट होता है, तो वह हार्मोन या एंजाइम अपने लक्ष्य अंगों तक जाता है। मतलब इस केमिकल का जहां जरूरत है वहां ये पहुंचता है, और जहां जरूरत है, जहां जरूरत है उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं लक्ष्य अंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? लक्ष्य अंग के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग टारगेट ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो ये टारगेट ऑर्गन कौन है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। आइए टारगेट ऑर्गन तक कैसे जाते हैं, मतलब यहां से हो गया बाबू। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ये हार्मोन या एंजाइम, ये हार्मोन या एंजाइम, ये हार्मोन या एंजाइम, ये हार्मोन या एंजाइम लक्ष्य अंगों तक, लक्ष्य अंगों तक नालियों के रास्ते, नालियों, 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 नालियों का हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? डक्ट। नालियों, डक्ट, या ब्लड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पहुंचते हैं। मतलब क्या हुआ बाबू? ये जो रासायनिक पदार्थ का सेक्रेशन हुआ, तो ये जाएंगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इनको जाने के लिए जरूरत किसका पड़ेगा बाबू? तो या तो इनको ब्लड का जरूरत पड़ेगा, या इनको एक पाइप की जरूरत पड़ेगी। पाइप को बाबू हम लोग डक्ट कहते हैं। पाइप को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? डक्ट कहेंगे, नालिका कहेंगे। तो इनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यानी इनका जहां पे सिक्रेशन होता है, जहां पे स्राव होता है, तो स्राव वाले जगह के बाद ये अपने लक्ष्य अंगों तक जाएंगे। तो लक्ष्य अंगों तक जाने के लिए या तो ये पाइप के रास्ते जा सकते हैं, या तो ये जा सकते हैं किसके रास्ते बाबू? तो ये जा सकते हैं ब्लड के रास्ते। तो इस आधार पर, मतलब ये ब्लड या पाइप के रास्ते से इनका रासायनिक पदार्थ जा रहा है, इस आधार पे ग्रंथि जो होता है बाबू, ग्लैंड जो होता है, वह 3 प्रकार का होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे बाबू टाइप ऑफ ग्लैंड का। किसका बात करेंगे बाबू? टाइप ऑफ ग्लैंड की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करने जा रहे हैं बाबू हम लोग? तो टाइप ऑफ ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइप ऑफ ग्लैंड, टाइप ऑफ ग्लैंड यानी ग्रंथियों के प्रकार की बात हो रही है। ग्रंथियों के प्रकार की बात हो रही है, टाइप ऑफ ग्लैंड की बात हो रही है। तो जब हम लोगों ने ग्रंथि से निकलने वाले केमिकल मटेरियल को देखा, रासायनिक पदार्थ को देखा, तो ये पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, और जाने के लिए इनके पास व्यवस्थाएं क्या है बाबू? तो व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं कि एक है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं बाबू?
इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हुआ बाबू जिसे हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं बाबू? अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से जो भी रासायनिक पदार्थों का सेक्रेशन होगा, मतलब यह जो भी रासायनिक पदार्थों का स्राव होगा, रासायनिक पदार्थों का स्राव, सेक्रेशन, और इनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है बाबू, वो सामान्यतः हार्मोन होते हैं। यानी हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, जिसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये हार्मोन जो है बाबू ब्लड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक, लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है, लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है। और ये बातें समझ में बाबू? हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। पहला नंबर प्रकार हम लोगों ने बात किया अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जिस रासायनिक पदार्थ का, जिस केमिकल मटेरियल का सेक्रेशन होता है, उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं बाबू हार्मोन। और ये हार्मोन जो होते हैं अपने टारगेट ऑर्गन तक, अपने लक्ष्य अंगों तक ब्लड के माध्यम से जाते हैं। किससे जाते हैं बाबू? तो ये ब्लड के माध्यम से जाते हैं। तो वैसा पाइप, पाइप बल्कि नहीं, वैसा ग्रंथि जिससे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ ब्लड के रास्ते से जाते हैं अपने टारगेट अंगों तक, वैसे ग्रंथि को हम लोग कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो इनमें बाबू ब्लड के रास्ते से पहुंच गया, इनमें पाइप की जरूरत नहीं पड़ी। तो पाइप का जब जरूरत नहीं पड़ा तो इस ग्रंथि को एक और नाम से जानते हैं बाबू। इसी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं बाबू डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे? डक्टलेस ग्लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं नालिका विहीन ग्रंथि। क्या कहते हैं बाबू इसको? तो नालिका विहीन ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब हम लोग ग्रंथि के टाइप की बात किए तो ग्रंथि हम लोगों को 3 तरह का सामने आया, जिसमें पहला प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं बाबू, जिसका नाम है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्रंथि को हम लोग कहते हैं जिससे निकलने वाले रासायनिक पदार्थों का संवहन, रासायनिक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के माध्यम से होता हो। यानी इनको जाने के लिए पाइप की जरूरत नहीं है। तो जब पाइप की जरूरत नहीं है तो इसलिए इनका नाम हो गया नालिका विहीन ग्रंथि, यानी डक्टलेस ग्लैंड। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से ग्रंथियां होती है बाबू? तो ये जो भी आपको दिख रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पिनियल बॉडी, पिनियल बॉडी। हालांकि पिनियल बॉडी को बाबू हम लोग पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं, पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं, या एग्जाम में लिख करके मिलता है पिनियल बॉडी। तो इसके नाम में बॉडी लगा हुआ है, यह ध्यान रखना है। पिनियल बॉडी के नाम में बॉडी लगा हुआ है, लेकिन यह है क्या? यह ग्रंथि है। यह ध्यान रखना, आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि दिए गए विकल्प में कौन ग्रंथि नहीं है। तो कौन ग्रंथि नहीं है? तो यह नहीं कि पिनियल बॉडी के नाम में बॉडी लगा हुआ है तो यह ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये जो दिख रहा है बाबू पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। तो यह पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण होता है। फिर है बाबू ये हम लोग का थायराइड ग्लैंड, जिसे हम लोग अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं बाबू? अवटु ग्रंथि। तो थायराइड ग्लैंड भी अंतःस्रावी ग्रंथि का ही पार्ट होता है। फिर हम लोग यहां पे देख रहे हैं थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि का हिंदी में कुछ नाम नहीं होता है बाबू, इसे थाइमस ग्रंथि के ही नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भी जो थाइमस ग्रंथि हो गया, अवटु ग्रंथि हो गया, जिसे थायराइड ग्रंथि कह रहे थे हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि कह रहे थे, और जो पिनियल बॉडी है जिसे हम लोग पिनियल काय के नाम से जानते हैं। हिंदी इसका क्या होता है बाबू? पिनियल काय, पिनियल काय के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग का है बाबू जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग बाबू अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रकार होता है। यह भी किसका प्रकार होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रकार होता है। तो हम लोगों ने देखा बाबू कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड को कहेंगे जिससे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ
ब्लड के माध्यम से अपने टारगेट अंगों तक जाते हैं, अपने लक्ष्य अंगों तक जाते हैं। इनके द्वारा निकले गए जो भी पदार्थ होते हैं वो हार्मोन कहलाते हैं और इनको जाने के लिए पाइप की, नालिका की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि के हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया बाबू। एग्जाम्पल में क्या देखा? पिनियल बॉडी, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, क्लियर, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, ये एग्जाम्पल हो गए किसके? एक्सोक्राइन ग्लैंड के, ये एग्जाम्पल हो गए। बाह्य स्रावी ग्रंथि के, बाह्य स्रावी नहीं बल्कि इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग बात करते हैं बाबू दूसरे नंबर पॉइंट का, जो ग्रंथि का टाइप भी हो जाएगा दूसरा नंबर, ग्रंथि का टाइप भी हो जाएगा बाबू, दूसरा नंबर टाइप हो जाएगा। और ग्रंथि का जो दूसरा नंबर टाइप है इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो दूसरा नंबर टाइप है बाबू जिसका नाम है बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको जो भी इससे पदार्थ निकलते हैं वो होते हैं बाबू एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम, यानी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं बाबू? तो जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं, इससे जो मटेरियल निकलता है, जिस केमिकल पदार्थ का सिक्रेशन होता है वह कहलाता है बाबू एंजाइम। जिस केमिकल मटेरियल का सिक्रेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाबू एंजाइम। और ये जो एंजाइम होते हैं बाबू, ये पाइप के रास्ते, पाइप या नालिका या डक्ट, डक्ट के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं, लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। ध्यान रखना, अपने लक्ष्य अंगों तक ये कैसे पहुंचते हैं बाबू? तो डक्ट के रास्ते पहुंचते हैं, नालिका के रास्ते पहुंचते हैं, इसलिए इसको हम लोग डक्ट ग्लैंड कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया? इसीलिए इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। क्या बोलते हैं बाबू? डक्ट ग्लैंड के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, यानी नालिका युक्त ग्रंथि। इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा बाबू? नालिका युक्त ग्रंथि। क्या नाम हो गया इसका? नालिका युक्त ग्रंथि। क्लियर? तो नालिका युक्त ग्रंथि, डक्ट ग्लैंड हम लोग किसे कहेंगे बाबू? तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि को कहते हैं। और बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होता है, इससे निकलने वाले मटेरियल जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं। और यह शरीर में एक जगह से दूसरी जगह, यह शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पाइप के रास्ते से, नालिका के रास्ते से जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नालिका युक्त ग्रंथि। डक्ट ग्लैंड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर? आ रही है बातें समझ में? इसलिए हम लोग इसे डक्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे बाबू, आगे देखेंगे इसके उदाहरण, एक्सोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण, एक्सोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? बाह्य स्रावी ग्रंथियों के उदाहरण की बात हो रही है, तो इसमें बाबू हम लोगों का आता है लीवर ग्लैंड, यकृत ग्रंथि जिसे हम लोग कहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं बाबू आंसू ग्रंथि। क्या कहते हैं बाबू? आंसू ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। स्वेटिंग ग्लैंड, स्वेटिंग ग्लैंड जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू जो स्वेद ग्रंथि होता है, पसीना जिससे निकलता है, स्वेद ग्रंथि। सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं बाबू लार ग्रंथि। किस नाम से जानते हैं बाबू? लार ग्रंथि। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल होते हैं। इनके निकले हुए मटेरियल जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं, और इनको शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अपने टारगेट अंगों तक जाने के लिए इनको जिसकी जरूरत होती है वो जरूरत होता है पाइप का, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। उसको क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल हम लोगों के ध्यान मार्ग में रहेगा। चलिए, तीसरा नंबर ग्लैंड का प्रकार है बाबू, तीसरा नंबर ग्लैंड का प्रकार है जिसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू? तो उसका नाम है मिक्स ग्लैंड।
क्या नाम है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड को बाबू हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और इसका नाम है बाबू एक और, जिसे हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी बाबू विषम स्रावी ग्रंथि। हेटेरोक्राइन ग्लैंड विषम स्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही हेटेरो वर्ड आया बाबू, तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें एक जैसा कुछ नहीं होगा। हेटेरो का मतलब क्या? डिफरेंट। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, अनेक प्रकार का। तो अनेक प्रकार में दो ही प्रकार होते हैं कि इससे जो होता है बाबू, ये एक्सोक्राइन का भी कैरेक्टर है, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी कैरेक्टर है और साथ में एंड इंडोक्राइन का भी कैरेक्टर होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का भी कैरेक्टर होता है। और ये जो होते हैं ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करते हैं। दोनों का स्राव करते हैं। दोनों का स्राव करते हैं, ध्यान रखना है। ये एंजाइम का भी सेक्रेशन करते हैं, हार्मोन का भी करते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया क्या बाबू? मिक्स्ड ग्लैंड। इसका नाम क्या रखा गया? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो हम लोगों ने सीखा बाबू टाइप ऑफ ग्लैंड। तो ग्रंथि के 3 प्रकार हम लोगों ने सीखा, जिसमें पहला प्रकार था जिसका नाम था बाबू अंतःस्रावी। अंतःस्रावी से जो भी मटेरियल निकलता था वह हार्मोन होता था। शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो ब्लड के रास्ते से जाते थे, इसलिए उसको हम लोग बोलते थे डक्ट लेस ग्लैंड। मतलब उसको नालिका विहीन ग्रंथि कहते थे, उसको नालिका की कोई जरूरत नहीं होती थी। एग्जाम्पल हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये एग्जाम्पल हुए इंडोक्राइन का। फिर हम लोगों ने देखा बाबू एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो भी मटेरियल निकल रहा था बाबू वो एंजाइम हो रहा था, और उसको शरीर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पाइप का जरूरत पड़ता था, इसलिए हम लोग उसको डक्ट ग्लैंड कहते थे, नालिका युक्त ग्रंथि। ऐसे सामान्यतः एंजाइम निकलते थे, जिसमें हम लोगों ने देखा सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि एग्जाम्पल हुआ एक्सोक्राइन का, लीवर ग्रंथि एग्जाम्पल हुआ, स्वेटिंग ग्लैंड जो इससे पसीना निकलता है वो भी इसके एग्जाम्पल हुए। अब हम लोग देख रहे हैं बाबू मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिश्रित ग्रंथि में क्या है कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड नाम है इसका। क्यों है बाबू? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह के नेचर को अपने अंदर रखे हुए हैं, दोनों तरह के नेचर को अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए इसका नाम है बाबू हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करता है। इसके एग्जाम्पल कौन है बाबू? तो इसके एग्जाम्पल है पैंक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है, मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है। दूसरा है बाबू जिसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस मेल में रहता है और फीमेल में बाबू रहता है ओवरी। ठीक है, तो पैंक्रियाज ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड और ओवरी ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है बाबू जिसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ग्लैंड जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू अपरा ग्रंथि। जिसे किस नाम से जानते हैं बाबू? प्लेसेंटा के नाम से, अपरा के नाम से जानते हैं। तो ये इतने प्रकार के बाबू ग्लैंड हो गए। तो ये अब हम लोगों के सिलेबस में यही है कि ये सबके बारे में जानना, सबके बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। ये कौन सा हार्मोन क्या काम करता है हमारे शरीर में, कौन सा हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में। तो देखेंगे बाबू, आपको एक इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज में देख रहे होंगे बाबू आप लोग कि टाइप ऑफ ग्लैंड लिखा हुआ है। इसमें ग्लैंड में बाबू लिखा हुआ है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर? एक्सोक्राइन को डक्ट ग्लैंड, नालिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। इंडोक्राइन को हम लोग बोलते हैं बाबू डक्ट लेस ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। और मिक्स्ड ग्रंथि को हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। देख रहे होंगे बाबू, लीवर ग्लैंड एक्सोक्राइन, लैक्रिमल ग्लैंड जिससे आंसू निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड जिससे लार निकलता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिससे कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं डाइजेशन में जो निकल रहे थे, स्वेटिंग ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है। यानी लीवर ग्लैंड को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? यकृत ग्रंथि कहेंगे। लैक्रिमल ग्रंथि को हम लोग आंसू ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सलाइवरी ग्लैंड को लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड को पाचक ग्रंथि कहते हैं।
स्वेटिंग ग्लैंड को स्वेद ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ये सबके सब एग्जाम्पल किसके हैं बाबू? एक्सोक्राइन के हैं। और एक्सोक्राइन बोले तो बाबू बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बाबू। इंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं बाबू अंतःस्रावी ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर? ये डक्टलेस ग्लैंड के यानी नालिका विहीन ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आते हैं बाबू पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी को बाबू हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि को बाबू हम लोग अवटु ग्रंथि कहते हैं। क्लियर? अब पाराथायराइड को पाराथायराइड के ही नाम से हम लोग जानते हैं। थाइमस भी थाइमस ही है। क्लियर? एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर में रहता है, हमने दिखाया था। और पिनियल बॉडी, पिनियल काय जो भी ग्रंथि का टाइप है। फिर हम लोगों ने तीसरे नंबर टाइप की बात किया बाबू मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि को हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर? हेटेरोक्राइन क्राइम हो गया है। पैंक्रियाज जिसे हम लोग कहते हैं बाबू अग्नाशय ग्रंथि, प्लेसेंटा जिसे हम लोग कहते हैं बाबू अपरा ग्रंथि, टेस्टिस जिसे हम लोग कहते हैं बाबू ब्रीसन ग्रंथि, और ओवरी जिसे हम लोग कहते हैं अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय। इसको बोलते हैं बाबू हम लोग ब्रीसन। क्या बोलते हैं इसे? ब्रीसन। ब्रीसन मेल में पाया जाता है, ओवरी फीमेल में पाया जाता है। क्लियर हुआ? बातें समझ में आ रही है? यहां तक बातें समझ में आ रही है? तो हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग एक एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल काफी यूजफुल है। एक क्वेश्चन तो यहीं से हम लोगों का बनता है बाबू कि कौन सा ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है। पूछता है एग्जाम में कि दिए गए विकल्प में कौन एक्सोक्राइन है, दिए गए विकल्प में कौन इंडोक्राइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस पर फोकस करना होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो आप लोग ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए चलिए तो 1 2 3 कट। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। अब ग्लैंड पे हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से ग्लैंड हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन हम लोग जब भी ग्लैंड पढ़ रहे थे बाबू तो बार बार एक वर्ड सुनने को मिल रहा था जिसका नाम था बाबू हार्मोन। क्या था? हार्मोन। बोला था कि हार्मोन निकलता है, एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर लिख देते हैं एंजाइम, इधर में हम लोगों ने लिखा है हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांस होते हैं। क्लियर? ये कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। और जो एंजाइम होते हैं बाबू ये भी सेम होते हैं। यहां पे हमने लिख दिया सेम होते हैं। क्लियर? यानी एंजाइम और हार्मोन दोनों क्या हैं? ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांस है, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं, तीनों के तीनों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, ये नहीं, ये इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं या इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा बनाए जाते हैं, स्रावित होते हैं। और ये किससे बाबू? तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा। इसको अंतःस्रावी ग्रंथि बनाता है या इसको बाह्य स्रावी ग्रंथि बनाता है। ये ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, ब्लड से जाएंगे। और ये किससे जाएगा बाबू? तो ये डक्ट से जाएगा, नालिका से जाएगा, पाइप से जाएगा। आ रहा है समझ में बाबू? यानी जो हार्मोन होते हैं ये ब्लड के रास्ते से टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। तो टारगेट ऑर्गन तक ये ब्लड के रास्ते से जाते हैं। और जो एक्सोक्राइन से जो हार्मोन एंजाइम निकलते हैं वो किससे जाते हैं बाबू? तो जाएंगे हम लोगों का एंजाइम किससे? तो नालिका से जाएंगे। एंजाइम किससे? नालिका से। और ये जो है इंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं और यह जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड में बनता है। ये भी केमिकल सबस्टांस है ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांस है। फिर आगे कह रहा है बाबू कि हार्मोन शब्द का प्रयोग 1905 ईस्वी में स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन एंजाइम के लिए ऐसे किसी वैज्ञानिक की चर्चा नहीं होती है। ये एमिनो एसिड हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं, स्टेरॉयड हो सकते हैं। मतलब ये प्रोटीन के ही नेचर के होते हैं। तो ये भी बाबू प्रोटीन ही होता है। ये भी क्या होगा बाबू? प्रोटीन ही होगा। यानी दोनों का जो नेचर होता है बाबू ये प्रोटीन का ही नेचर होता है। किसका नेचर? प्रोटीन का ही नेचर होता है। फिर है कि वाटर एंड फैट में सॉल्युबल है, यह वाटर और फैट में सॉल्युबल है। और यह जो है बाबू वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में घुलनशील है, वाटर में घुलनशील है। कौन? हार्मोन।
मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका बाबू निगेटिव लिखा गया है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट बाबू अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही ये ब्लड से नहीं जाता है, उसके लिए पाइप की जरूरत होती है। और ये है जो ट्रांसपोर्ट बाई प्लाज्मा, ये प्लाज्मा से जा सकता है, ब्लड से जा सकता है, लेकिन यह बेचारा किससे जाएगा, तो यह पाइप से ही जा सकता है, डक्ट से ही जा सकता है। तो आया दोनों में अंतर समझ में। एंजाइम और हार्मोन हम लोग बार बार रट रहे थे, एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों के दोनों ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांस होते हैं, क्लियर। हार्मोन जो होते हैं ये इंडोक्राइन में बनते हैं, क्लियर, और एंजाइम जो है वो एक्सोक्राइन में बनते हैं। हार्मोन जो है ब्लड के रास्ते से जाता है, क्लियर, और एंजाइम जो है वह पाइप के रास्ते से जाता है, और दोनों की प्रकृति प्रोटीन की होती है। हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, यह इसलिए बायो मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको नेचर ने पाइप के रास्ते से भेजा। और जो एंजाइम होते हैं ये इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक होने के कारण ये ब्लड से नहीं जा सकते, क्लियर। ट्रांसपोर्ट बाई एक का ब्लड से होगा, प्लाज्मा से होगा, और एक का पाइप से होगा, क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं बारी बारी से कुछ ग्लैंड जो हमारे लिए यूजफुल है, परीक्षा में जो नंबर दिलाने का काम करते हैं, परीक्षा में जो नंबर दिलाने का काम करते हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग हेडिंग देंगे बाबू सम इंपोर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्लियर। हम लोग बात कर रहे हैं बाबू कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्लियर, सम इंपोर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में बाबू हम लोग सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि में जिसको पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं, उसका नाम है बाबू पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो पीयूष ग्रंथि का यह जगह है कि यह ब्रेन में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क में भी फोर ब्रेन मतलब मस्तिष्क के आगे वाला जो भाग है बाबू उसमें यह पाया जाता है, यानी मस्तिष्क के अग्र भाग में यह रहता है। और जिस गड्ढे में रहता है बाबू उसका नाम है सेला टर्सिका नामक गर्त में यह रहता है। और इसका आकार जो होता है बाबू, इस ग्रंथि का जो आकार होता है यह गोल होता है। और गोल में भी कितना गोल, तो मटर के दाना की तरह यह गोल होता है। इसका वजन की अगर बात करें बाबू इस ग्रंथि का, तो 0.5 से 1 ग्राम तक होता है। इस ग्रंथि का वजन बाबू 0.5 से 1 ग्राम होता है। इस ग्रंथि का आकार बाबू 0.5 से 1 ग्राम तक का होता है, ज्यादा का नहीं होता, 1 ग्राम का ही होता है, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं बाबू कि आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे। तो हम लोग पहले इतना हेडिंग दे देंगे, तब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो 30 सेकंड आप लोग वेट करेंगे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे बाबू कि आप लोगों को बोला हमने कि स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। स्ट्रक्चर ये काफी यूजफुल है कि हम लोग बात कर रहे हैं किस ग्लैंड का बाबू, तो ये ग्लैंड में हम लोग देख रहे हैं बाबू पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो है बाबू यह रहता कहां है, तो हमारे ब्रेन में रहता है, मस्तिष्क में रहता है, मस्तिष्क में भी अग्र भाग में रहता है, फोर ब्रेन में रहता है, सेला टर्सिका नामक गर्त में रहता है। कहां रहता है बाबू, सेला टर्सिका नामक गर्त में रहता है। और इसका आकार मटर के दाने की तरह गोल होता है। और इसका वजन 0.5 से 1 ग्राम होता है। इसका आकार 0.5 से 1 ग्राम तक इसका आकार होता है, क्लियर। अब देखेंगे यह जो है बाबू ग्रंथि, यह ग्रंथि 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बटा रहता है। और जिसमें तीसरा नंबर का नाम होता है बाबू मिडिल लोब। यह ग्रंथि इतना छोटा है बाबू, यह ग्रंथि इतना छोटा है, 0.5 से 1 ग्राम का है। सोच सकते हैं कि 0.5 से 1 ग्राम का यह ग्रंथि होता है। और इसके भी 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में एक का नाम है बाबू इंटीरियर लोब। इंटीरियर लोब को हम लोग बोलते हैं बाबू अग्रपाली। क्या बोलते हैं इसे, अग्रपाली कहते हैं। पोस्टेरियर लोब को हम लोग बोलते हैं बाबू पश्चपाली। किस नाम से जानते हैं इसे, पश्चपाली के नाम से जानते हैं।
और मिडिल लोब को हम लोग मध्य पाली कहते हैं। मिडिल लोब को मध्य पाली कहते हैं। तो जो हमारे पास ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में सेला टर्सिका नामक गर्त में पाया जाता है। इसका वजन 0.5 से 1 ग्राम तक का होता है। इस ग्रंथि के 3 पार्ट होते हैं। जैसे ये छोटा सा ग्रंथि है तो एक अग्रभाग, एक पश्च भाग, एक मिडिल। क्लियर? तो ये एंटेरियर लोब, ये पोस्टेरियर लोब, ये मिडिल लोब, 3 पार्ट हो गया ग्रंथि का। अब है कि इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इंटीरियर लोब से बाबू निकलता है सोमाइटोट्रोपिक हार्मोन। सोमाइटोट्रोपिक हार्मोन जिसे एसटीएच कहते हैं। सोमाइटोट्रोपिक हार्मोन जिसे शॉर्ट में हम लोग एसटीएच के नाम से जानते हैं। सोमाइटोट्रोपिक हार्मोन इसे हम लोग कहते हैं। दूसरा नंबर है बाबू एड्रीनो कार्टिकोइड ट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू एसीटीएच हार्मोन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एसीटीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू टीएसएच। क्या बोलते हैं इसे? टीएसएच। एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं लिखता बाबू, ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म को ही यूज करता है। एसटीएच, एसीटीएच, टीएसएच। फिर है बाबू लैक्टोजेनिक हार्मोन, जिसे हम लोग एलएच कहते हैं। लैक्टोजेनिक को बाबू हम लोग एलएच हार्मोन के नाम से जानते हैं। फिर है बाबू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू एफएसएच। एफएसएच हार्मोन के नाम से जानते हैं। फिर है बाबू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम लोग एलएच कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी हम लोग क्या कहेंगे? एलएच के नाम से हम लोग जानेंगे। फिर है बाबू हम लोगों का पोस्टेरियर लोब, यानी पश्च पाली से। तो अग्र पाली से इतने हार्मोन निकलते हैं जो हम लोगों को जानना है। अब पश्च पाली से कौन से हार्मोन निकलते हैं, इस पे हम लोगों को फोकस करना है कि पश्च पाली से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो पश्च पाली से निकलने वाले हार्मोन में है बाबू वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसी को बाबू हम लोग बोलते हैं एडीएच। एडीएच के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। एडीएच का मतलब हुआ बाबू एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन एडीएच को हम लोग कहते हैं। फिर है बाबू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी हम लोगों के पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और पीयूष ग्रंथि के भी पिछले वाले पार्ट से, आगे वाले पार्ट से नहीं, पीछे वाले पार्ट से निकलता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कौन कहां से निकलता है। अब बाबू बच गया मिडिल लोब। तो मिडिल लोब जो है यह अविकसित होता है। अविकसित होता है इसलिए इस भाग से कोई हार्मोन का स्राव नहीं होता है। कोई हार्मोन का स्राव नहीं होता है। मिडिल लोब जो है बाबू यह अविकसित होता है, विकसित नहीं रहता है। तो इससे किसी तरह के हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता है। किसी तरह के हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें हार्मोन नहीं बनता है, इसमें हार्मोन बनते हैं। इसमें जो हार्मोन बनता है बाबू उसको एमएसएच कहते हैं। मेलानोसाइट हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं, एमएसएच। तो याद रखना है बाबू कि मिडिल लोब में, मध्य पाली में अविकसित होने के कारण किसी हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता। लेकिन एमएसएच हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो बनता मिडिल लोब में है, लेकिन उसका सेक्रेशन करता है कौन भाई? तो अग्रपाली यानी इंटीरियर लोब उसका सेक्रेशन करता है, स्राव करता है। और ये जितने हार्मोन आपको दिख रहे हैं बाबू बोर्ड पर, ये सभी के सभी हार्मोन, जितने हार्मोन आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं बाबू, ये सभी के सभी हार्मोन बाकी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ये सबके सब जो बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहते हैं बाबू? तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई या मास्टर ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग, पीयूष ग्रंथि को हम लोग निम्नलिखित नामों से जानते हैं। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, यानी इस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं बाबू हाइपोफाइसिस
हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई तथा मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तथा मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर? मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं बाबू? तो क्योंकि यह बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसलिए हम लोग इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, पूछेगा एग्जाम में बाबू। तो कारण क्या बताएंगे कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम लोग इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बाबू कि ऐसा भी कोई अंतःस्रावी ग्लैंड है, ऐसा भी कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको ये कंट्रोल ना करता हो? ऐसा भी कोई ग्लैंड है जिसको ये कंट्रोल ना करता हो? तो आंसर देंगे हां बिल्कुल है। वह कौन सा है भाई? तो उसको हम लोग देखेंगे कि वह कौन सा है जो इसको ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करता है। तो बाबू यहां पे आपको एक ग्लैंड दिख रहा होगा, इसमें आपको एक ग्लैंड दिखेगा, जो ग्लैंड का नाम है बाबू पाराथायराइड। दिख रहा है बाबू? पाराथायराइड दिख रहा है ना? पाराथायराइड ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होता है। पाराथायराइड ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होता है, और पाराथायराइड ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करता। यह ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में पूछता है, काफी महत्वपूर्ण है कि कौन से ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित नहीं करता है। तो हम लोग का जवाब क्या होगा कि पाराथायराइड ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करता। तो ये पूछता है एग्जाम में पूछता है कि भाई मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, तो ऐसा भी कोई ग्रंथि है जिसे कंट्रोल नहीं करता? तो हम लोग बोलेंगे यस सर है। कौन सा? तो ये पाराथायराइड है। अब हम लोगों को जानना पड़ेगा बाबू कि जितना हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन निकलते हैं, एसटीएच निकलता है, एसीटीएच निकलता है, टीएसएच निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, एडीएच निकलता है। तो इन सब के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा, सबके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये हमारे बॉडी में किस तरह के प्रभाव दिखाते हैं, ये हमारे बॉडी में किस तरह के प्रभाव दिखाते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो जाना बाबू, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जाना कि ग्रंथि है क्या। तो हम लोगों ने जाना बाबू की ग्रंथि हम लोग उसे कहेंगे जिससे कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव होता हो, जिससे कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, उससे हम लोग ग्रंथि कहेंगे। और ये जो ग्रंथि होते हैं बाबू, इनसे एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं, या हार्मोन या एंजाइम दोनों निकलते हैं। तो एंजाइम निकलेगा तो उसको एक्सोक्राइन कहेंगे, बाह्य स्रावी कहेंगे। जब हार्मोन निकलेगा तो उसे अंतःस्रावी कहेंगे, जब हार्मोन निकलेगा तो उसे अंतःस्रावी कहेंगे, और जब हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलेगा तो उसे मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। कभी कभी पूछ देता है हम लोगों से कि अब कौन सा ग्रंथि कहां है। तो अगर हम लोगों से पूछ दे बाबू कि एड्रिनल ग्रंथि कहां है, तो बता नहीं सकते कि एड्रिनल ग्रंथि किडनी के पास होता है। पैंक्रियाज ग्रंथि कहां होता है बाबू? तो पैंक्रियाज, लीवर, स्टोमिक सब एक ही पास ना होते थे। डाइजेशन में हम लोगों ने देखा था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पैंक्रियाज जो है स्टोमिक के पीछे रहता है। क्लियर? पूछ सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है बाबू? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है। क्लियर? पिनियल कहां होता है बाबू? तो यह भी हमारे ब्रेन में होता है। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ ग्लैंड के बारे में बात किया, तो ग्लैंड के टाइप से क्वेश्चन आता है, कौन एक्सोक्राइन है, कौन एक्सोक्राइन नहीं है। क्लियर? दिए गए विकल्प में कौन एक्सोक्राइन का एग्जांपल है, कौन दिए गए विकल्प में एक्सोक्राइन का एग्जांपल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं, और जो नहीं याद रहने पर ये हम लोगों को समस्या क्रिएट कर सकते हैं। नहीं याद रहने पर ये हम लोगों को समस्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग हमने देखा यहां तक। क्लियर? तो अब हम लोग की बारी आ गई बाबू कि हम लोग एक एक ग्लैंड के बारे में समझेंगे कि कौन सा ग्लैंड से जो हार्मोन निकला, उस हार्मोन का हमारे बॉडी में क्या काम है, हमारे बॉडी में क्या काम है, उस हार्मोन का हमारे बॉडी में क्या काम है। चलिए बाबू, तो हम लोग अगले क्लास के लिए रखते हैं कि अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
कि जिस ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और ग्रंथि से देखा कि कौन हार्मोन निकलते हैं, तो ये हार्मोन क्या हमारे बॉडी पे प्रभाव डालते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाबू धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।